Hello, Namaskar, Vanakkam. A big welcome to all of you, class 6 students. We are going to now start the fourth chapter, चौथा चैप्टर, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक तरह से आपको लगेगा कि ये तो हमारे ड्राइंग क्लास जैसा है। ओके, तो अगर आप ड्राइंग क्लास को एंजॉय करते हैं तो इस चैप्टर को आप जरूर एंजॉय करेंगे। दिस इज अबाउट डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, और इस चैप्टर को समझना जरूरी क्यों है? वो जरूरी इसलिए है क्योंकि आप आगे जाकर, जैसे मैंने थर्ड चैप्टर के लास्ट में बताया था, अगर आप आगे जाके मैनेजमेंट, उस तरह के कोर्सेज, उस तरह के प्रोफेशंस को फॉलो करना चाहते हैं तो ये आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि किस तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं, डेटा को किस तरह से यूज करते हैं, डेटा को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, उसके लिए ये चैप्टर आपको पूरा डिटेल्स अभी बेसिक फाउंडेशन लेवल पर बताएगा। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने 2-3 बारी एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो है डेटा। तो ये डेटा भला क्या होता है, राइट? ये डेटा आटा की तरह तो नहीं होता है, जी नहीं। ये डेटा क्या होता है उसके बारे में मैं पहले बताता हूं। इफ यू आस्क योर क्लासमेट्स अबाउट देयर फेवरेट कलर्स, दे विल गेट अस, कुछ बोलेंगे रेड, कुछ बोलेंगे पर्पल, कुछ बोलेंगे ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, व्हाटएवर, येलो, एटसेट्रा। दिस लिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा। तो आपने क्या कलेक्ट किया है? आपने कलेक्ट किया है डेटा। डेटा का मतलब, अगर साधारण भाषा में, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन इन वेरी ऑर्डिनरी लैंग्वेज, इसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन, जानकारी। कि हां, मेरे क्लास के 30 बच्चों में से 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको कि पीला कलर, येलो कलर पसंद है। 8 बच्चे ऐसे हैं जिनको कि लाल कलर पसंद है। 2 बच्चे ही ऐसे हैं जिनको कि ब्लू कलर पसंद है, राइट? एग्जाम्पल। सो ये हो गई जानकारी, इसको डेटा कहते हैं, जो आपने जानकारी इकट्ठा की है, राइट? सिमिलरली, इफ यू मेजर द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन योर क्लास, यू वुड गेट ए कलेक्शन ऑफ, कुछ लोग होंगे लेट्स से 35 केजी, कुछ लोग होंगे 38 केजी, अलग अलग किस्म के। सो देयर विल बी सम पीपल, 6 स्टूडेंट्स हु आर बिटवीन 36 एंड 38, 3 स्टूडेंट्स हु आर बिटवीन 34 एंड 35, 36, राइट? तो उस तरह का आपको अलग अलग रेंज में वेट अपने क्लास के स्टूडेंट्स का पता चल जाएगा। सो एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स, मेजर्स, ऑब्जर्वेशंस और अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन, जो मैंने बोला जानकारी, अबाउट दोज थिंग्स इज कॉल्ड डेटा। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। मैथमेटिक्स में डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको ये समझने के लिए आवश्यक है। ओके, सो अभी कहते हैं डेटा पहले होता था, अगर 30-40 साल पहले देखे तो जिस देश के पास तेल होता था, ऑयल होता था, वो काफी अमीर देश माना जाता था। इसी वजह से जो गल्फ के जो देश थे, राइट, द सऊदी अरेबिया, द यूएई एटसेट्रा, वो काफी अमीर बने बिकॉज उनके पास तेल था। तेल है, तेल था, तेल है। लेकिन आज की तारीख में 2024 में माना यह जाता है, और ये काफी एक इंटरेस्टिंग फ्रेज है जिसका कि इस्तेमाल मुकेश अंबानी ने भी किया था एक स्पीच में, डेटा इज द न्यू ऑयल। कि जिसके पास जानकारी है, डेटा इज द न्यू ऑयल। कि जो स्थिति ऑयल की थी 30-40 साल पहले, वही स्थिति आज डेटा की है। जिसके पास डेटा होगा, इंफॉर्मेशन होगी, जानकारी होगी, वो सबसे अमीर देश बन सकता है। सो आजकल डेटा, आपने कभी देखा है कि आपको आते हैं कॉल, सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए? आपको नहीं, आपके पेरेंट्स को फोन आएगा, क्रेडिट कार्ड चाहिए आपको, हमारा बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन करना है, हमारे पास ये थोड़े से लैंड प्लॉट्स है, आपको लैंड प्लॉट्स खरीदने चाहिए। आपने कभी सोचा है कि इनको ये मेरे नंबर नाम के साथ कैसे पता चले? कभी आपने सोचा है? ये ऐसे मिलता है कि जैसे आपने कहीं आप गए, आपको कहा गया कि आप यहां पर अपना नंबर और आधार कार्ड और नाम छोड़ दीजिए, राइट? आपको यहां पर एंट्री करनी पड़ेगी। कई जगह पर होता है, कई जगह पर हमारा इंफॉर्मेशन, हमारे बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जाता है, राइट? कोई, आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, कोई आया आपसे कि लकी ड्रॉ हो रहा है, आपको अपना फोन नंबर, नाम और मे बी आधार कार्ड, यस और नो डालना पड़ेगा। इसके बाद एक लकी ड्रॉ होगा संडे को, अगर आपको मिलेगा तो आपको एक गाड़ी मिलेगी या आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप सोचेंगे वाह, हो सकता है, क्या पता भाग्य खुल जाए। तो आप अपना नंबर और नाम डाल देते हैं उस पर। ये नंबर और नाम ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि करना नहीं चाहिए, उस डेटा को बेचते हैं फॉर ए प्राइस,
टू दिस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिनको कि ये मैं लैंड प्लॉट बेच रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ओके ऐसे कुछ लोग मिले। अगर आप मैं शॉपिंग मॉल में जाता हूं, एक हाई एंड शॉपिंग मॉल में जाता हूं, तो इसका मतलब है कि इस बंदे के पास पैसा होगा एक लैंड प्लॉट खरीदने के लिए, 10 लाख 20 लाख रुपए के लिए, वॉट एवर, राइट। तो इसलिए ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है। तो इसी तरह से डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने काफी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। सो वी लिव इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन, वी कॉन्स्टेंटली सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा बीइंग प्रेजेंटेड टू अस इन न्यू एंड इंटरेस्टिंग वेज। तो इस चैप्टर में हम डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है, ये सब बातें हैं शॉपिंग मॉल की जो बताया है, वो सब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ओके, टू रिलेट डेटा इंफॉर्मेशन टू क्या होता है जिंदगी में। लेकिन इस चैप्टर में हम डेटा को किस तरह से प्रेजेंट करना है उसके बारे में हम सीखेंगे। ओके, तो पहला हो गया 4.1 में नव्या और नरेश डिस्कस कर रहे हैं कि उनका फेवरेट गेम कौन सा है। नव्या कहती है क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम। नरेश कहता है मैं भी क्रिकेट कभी कभी खेलता हूं लेकिन मुझे हॉकी ज्यादा पसंद है। तो नव्या सेज नो, आई थिंक क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास, के हमारे क्लास के बच्चों में मुझे लगता है क्रिकेट ही सबसे ज्यादा लोगों को पसंद होता होगा, बच्चों को। He says, मुझे नहीं लगता है कि कैसे पता करें कि किसको ज्यादा कौन सा गेम पसंद है। तो वो क्या करते हैं, एक सर्वे करते हैं। सर्वे का क्या मतलब है कि सबसे उनकी राय पूछते हैं, उसको कहते हैं सर्वे। अभी जैसे चुनाव के पहले कि कौन जीतेगा, उसके लिए कई सारे पोलस्टर्स लोगों में जाते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स लेट्स से अगर 10 लाख है, तो दे विल टॉक टू लेट्स से अबाउट 500 पीपल, एक सैंपल सर्वे की तरह। और सैंपल भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही गांव के एक ही तरह के लोगों से बात करें, अलग अलग गांवों से, अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग व्यवसाय ऑक्यूपेशन फॉलो करने वालों से, मेल्स फीमेल्स ट्रांसजेंडर सभी तरह के लोगों से बात करते हैं, ताकि एक वेरीड सैंपल मिले, जिससे कि पता चले कि हां इस चुनाव क्षेत्र में कौन किसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। उससे एक अंदाजा लग जाता है। कभी कभी गलत भी हो जाता है, कभी कभी सही भी हो जाता है, लेकिन वो गलत और सही इस बात पर निर्भर करता है कि किन लोगों से बात की है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पे सभी 30 बच्चों से या जितने भी बच्चे हैं क्लास में, उनसे ये पूछा जाएगा कि उनका फेवरेट गेम कौन सा है। तो उन्होंने सबसे पूछा और उनको ये जानकारी मिल गई। तो यहां पर नाम लिखे हैं, यहां पर गेम का नाम लिखा है। सबसे पूछा, सबकी जानकारी ले ली। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहां पर 10 है, यहां पर 10 है, सो 20, सो 31 बच्चे हैं टोटल। ओके, तो कहती है मैंने कलेक्ट कर लिया, अभी मुझे पता चल जाएगा कि सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है। तो हाउ विल यू फिगर इट आउट, व्हाट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम इन दिस थिंग। नाउ आपने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, सबसे पूछ लिया कि क्या क्या है, अभी आपको उसको काउंट करना है। तो उस चार्ट में हम देखेंगे, इस चार्ट में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा है हॉकी, जिसके कि 8 लोगों ने कहा है कि हॉकी मेरा सबसे प्रिय गेम है। ओके, उसके बाद आता है क्रिकेट और कबड्डी, 6 लोगों ने कहा है, तो टाई है। क्रिकेट और कबड्डी 6 बच्चों ने कहा है कि ये मेरा पसंदीदा गेम है। उसके बाद आता है पिट्ठू, पिट्ठू मालूम है ना, ऐसे बॉल से मारते हैं फिर पिट्ठू को ऊपर करके रखते हैं। फिर फुटबॉल 4 बच्चे और बैडमिंटन 2 बच्चे। ओके, मेरा फेवरेट गेम क्रिकेट और बैडमिंटन होता, तो मुझे बैडमिंटन सबसे नीचे है, ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, तो उसके बाद विच इज द मोस्ट पॉपुलर गेम, हॉकी। ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम, ये आपको खुद करना है। चौथे क्वेश्चन, परी वांट्स टू रिस्पोंड टू द क्वेश्चन गिवन बिलो, पुट वेयर शी नीड्स टू कलेक्ट द डेटा। व्हाट, अच्छा ये दूसरा ओके, फोर्थ का। अभी इसमें आपको कैसे पता चलेगा यस और नो में कैसे करना है, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर। तो इसके लिए उसको डेटा कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि पुट अ टिक फॉर द क्वेश्चंस वेयर शी नीड्स टू कैरी आउट डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्ट करने की किस क्वेश्चंस के लिए जरूरत पड़ेगी ये पूछा गया है, तो ये भी जानना जरूरी है। सो व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग हर क्लासमेट्स, इसके लिए डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है कि कुछ लोग बोलेंगे एक पर्टिकुलर सीरियल, कोई दूसरा बोलेगा, कोई तीसरा बोलेगा, राइट। तो इसके लिए डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है। तो इसके लिए आपको यू विल हैव टू पुट अ क्रॉस फॉर द, नो, टिक मार्क करना पड़ेगा जहां पर उसको डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है। When did India get independence? अभी ये तो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसमें लोगों की राय पूछने की जरूरत नहीं है, ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहां पर डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है।
तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन अ लोकेलिटी, तो कुछ लोग बोलेंगे 5 लीटर, कुछ लोग बोलेंगे 8 लीटर, कुछ लोग बोलेंगे 10 लीटर, 11 लीटर। तो इसमें भी डेटा कलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। चौथा क्वेश्चन क्या है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, दिल्ली है, नई दिल्ली है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो इसमें डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इस बात को भी देखना पड़ेगा कि किस प्रश्न में मुझे डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है और कहां पर नहीं है। यहां तक समझ में आ गया? चलो, नाउ नीलेश जी एक टीचर हैं, उन्होंने सोचा कि चलो आज मैं बच्चों के लिए मिठाई लेके आता हूं क्योंकि नया साल है। ओके, तो जो मिठाई की जो दुकान है वहां पर जलेबी है, गुलाब जामुन है, गुजिया है, बर्फी है और रसगुल्ला है। तो 5 किस्म की मिठाइयां वहां पर उस हलवाई के पास मिलती हैं। ओके, तो वो चाहते हैं कि वो जाने कि बच्चों को, मेरे बच्चों को मिठाई कौन सी पसंद है, तो उसी हिसाब से मैं उतनी ही मिठाइयां लाऊंगा। ये नहीं कि मैं सबके लिए रसगुल्ले लेके आऊं और मेरे बच्चों में से आधे बच्चे बोलेंगे सर हमको तो रसगुल्ला पसंद नहीं है, आप बर्फी क्यों नहीं लाए। कुछ लोग बोलेंगे सर आप गुलाब जामुन क्यों नहीं लाए, राइट। तो वो चाहते हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कि मैं वही मिठाई लाऊं जो बच्चों को पसंद हो। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेम्स ऑफ स्वीट्स ऑन द बोर्ड लिख दिए और आस्क ईच चाइल्ड टू टेल हिम देयर प्रेफरेंस, कि आपको कौन सी पसंद है वो बता दो तो मैं उसी हिसाब से उतनी मिठाइयां ही लेके आऊंगा, राइट। तो ही पुट अ टैली मार्क। यहां ये टैली मार्क जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस शब्द को आप याद रखिए बिकॉज इसके बेसिस पर आपसे काफी सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। टैली मार्क, इसको ध्यान से माइंड में रजिस्टर कर लो, इसमें गलती मत करना कि टैली मार्क होता क्या है। सो टैली मार्क होता है जब आप एक डंडी बनाएं लाइक दिस, ओके, और ये डिनोट करता है एक स्टूडेंट को, कभी कभी ज्यादा स्टूडेंट्स को भी करता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहां पर एक स्टूडेंट को डिनोट करता है। एंड व्हेन द काउंट रीचेस 5, तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो 4 लाइनें ऐसे ऐसे बना के और उसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं। दिस इक्वल्स टू 5। 5 कैसे, 1 2 3 4 एंड 5। सो ये अगर आप ये देखें टैली मार्क, इसका मतलब है 5, 4 नहीं 5। ओके, तो यहां पर देखा गया जलेबी कितने लोगों को पसंद है, 1 2 3 4 5। तो ये हो गए 5 और ये हो गया 1, तो ये हो गया टोटल नंबर 6। अंडरस्टूड? गुलाब जामुन कितने बच्चों को पसंद है, ये कितना है, 5 6 7 8 9, ये हो गए 9। अंडरस्टूड? गुजिया कितने लोगों को पसंद है, ये हो गए 5 5 और 3, 5 5 और 3 कितने हुए, 13। ओके, 13। बर्फी कितने बच्चों को पसंद है, सिर्फ 3 बच्चों को पसंद है बर्फी। ओके, रसगुल्ला कितने बच्चों को पसंद है, रसगुल्ला कितने बच्चों को पसंद है, ये हो गए 5 और ये 2 हो गए 7। इज दिस क्लियर टिल हियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो टैली मार्क को समझना इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और इस फिगर को कभी भी आप कंफ्यूज मत होइए। ओके, आई एम अगेन टेलिंग यू, इसको समझ लो। नाउ यहां पर आपसे पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स चोज जलेबी, वो आप बता दो। जलेबी के कितना था, 6 था। बर्फी was chosen by 3 students. How many students chose gujia? 13 students. Rasgulla was chosen by 7 students. And how many students chose gulab jamun? वो देख लो 6 थे या कितने थे, आप ऊपर जाके देख लो ना कितने थे। गुलाब जामुन थे 9 बच्चे। ओके, ये हो गया। चलो नाउ, तो नीलेश सर ने कहा कि इतनी मिठाइयां ले आओ, लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी? ये सोचो, प्रॉब्लम सॉल्व इसलिए नहीं होगी, इज द अबव टेबल सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच टाइप ऑफ स्वीट? नो, ये तो कहा गया है कि जलेबी 6 बच्चों को चाहिए, लेकिन किन 6 बच्चों को जलेबी चाहिए ये नीलेश सर को नहीं मालूम है। तो अभी उनको फिर से एक और सर्वे करना पड़ेगा कि कौन से 6 बच्चे हैं जिनको जलेबी चाहिए। अपना हाथ खड़ा करो ताकि उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, राइट? बिकॉज अदरवाइज ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा उनको यह नहीं पता चलेगा कि कितने बच्चों को जलेबी चाहिए। समझ में आ गया? नाउ, तो ये दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्वे कि उसमें वो वाला डिटेल नहीं है। सो तो जो नंबर हैं 6 9 13 3 6 वगैरह जो है, दे आर कॉल्ड द फ्रीक्वेंसीज। ये एक और वर्ड है जिसको कि आपको याद रखना। फिजिक्स का फ्रीक्वेंसी अलग है,
मैथ्स का फ्रीक्वेंसी डेटा के हिसाब से, स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से ये अलग है। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसीज ऑफ द स्वीट प्रेफरेंसेस फॉर जलेबी, गुलाब जामुन रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो डिजिट है, लाइक जैसे कि आपके स्कूल में, आपकी क्लास में क्रिकेट कितने बच्चे पसंद करते हैं? 6 बच्चे पसंद करते हैं, तो 6 क्या हो गई? उसकी फ्रीक्वेंसी। 8 बच्चे हॉकी पसंद करते हैं, तो 8 क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हॉकी की। ओके, यहां तक समझ में आ गया। नाउ दिस पर्टिकुलर टीचर आस्क्ड द शू साइज ऑफ द स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन जरा देखो। Now, she asked her students about the sizes of the shoes they wear. She noted the data on the board. तो इस तरह से जब सबके शू साइज उन्होंने लिख दिए, कितने भी बच्चे हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 into 3 27 स्टूडेंट्स। सो 27 बच्चों के शू साइज उन्होंने बोर्ड पर लिख दिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसको असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया, यानी कि सबसे छोटा उससे जाकर सबसे बड़ा, यानी कि 3 से लेकर जो सबसे छोटी हाइट वाला या छोटे पैरों वाला बच्चा है, और सबसे बड़े पैरों वाला जिसका कि 7 है, जो कि एक ही बच्चा है पूरी क्लास में। ना अभी हमको क्या बताना है? द लार्जेस्ट शू साइज इन द क्लास इज 7, द स्मॉलेस्ट शू साइज इन द क्लास इज 3, देयर आर डैश नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देयर आर डैश नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who wear shoe size 5, जो मैंने काउंट किया है, I think the number is 10. There are dash students who wear shoe size larger than 4. Larger than 4 क्या होगा? 5 6 7। 4 को कैलकुलेट काउंट नहीं करना, 5 6 7, बिकॉज larger than बोला है। सो 5 6 7 वो हो गए 15। ओके, सो यहां पर आपको वैसा लिखना है। तो सिर्फ काउंटिंग का मतलब है, काउंटिंग में गड़बड़ी मत कर देना। ओके, now how did arranging the data in ascending order help to answer the question? Because it made it easier to assess the numbers, कि कितने नंबर है। अगर ascending order में लिखा है, नहीं तो आपको 3 3 3 3 ऐसे करना पड़ेगा। अगर आपने ascending में लिख दिया, आपको आसानी हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं वो इजी हो जाता है, राइट। और उससे ये भी आसानी हो जाती है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट साइज कौन सा है उसको भी आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है, राइट। that is the advantage. Then frequency कितनी है उसको देखने में भी आसानी हो जाती है। सो उसके फायदे हैं, अगर आप असेंडिंग में लिखते हैं आपको डेटा को इंटरप्रेट करने में ज्यादा आसानी होगी। तीसरा क्वेश्चन, आर देयर अदर वेज ऑफ दिस थिंग? आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते थे, 7 6 5 4 3 करके आप लिख सकते थे, या आप लिख सकते थे कि हर स्टूडेंट की, मनीष का शू साइज है 4, हेमंत का शू साइज है 5, सुमन का शू साइज है 4, राइट। आप हाइट के हिसाब से, नाम के हिसाब से भी लिख सकते थे आइडेंटिफाई करने के लिए, बिकॉज इसमें भी आपको यह नहीं पता चल रहा है कि किसका शू साइज 3 है, किसका 7 है। 7 वाला कौन सा है? ब्रिजेंद्र है। सो ब्रिजेंद्र का शू साइज 7 है। आपको अगर वो नाम के साथ लिख देते तो और भी ज्यादा डिटेल और जानकारी आपको मिलती। सही बात। नाउ राइट द नेम्स ऑफ ए फ्यू ट्रीज। अभी और आगे चलते हैं, पेड़ों की तरफ चलते हैं। तो पेड़ों में क्या है, आपको यह देखना है कि इन पेड़ों में अराउंड यू, व्हेन यू ऑब्जर्व ए ट्री ऑन द वे फ्रॉम योर होम, तो कौन कौन से ट्री हैं? तो पीपल है, नीम है। हम दो पेड़ का नाम और लिख देते हैं यहां पे। आप बताओ कौन सा नाम, कौन सा लिखें? मैं लिख दूं जो मेरे घर के पास है। तो यहां पर एक तो लिख देता हूं मैंगो, मेरे घर के बिल्कुल बाजू में आम का पेड़ है, और दूसरा लिख देता हूं मैं अशोका ट्री। ओके, अशोका ट्री होता है ना सुंदर सा, उसकी पत्तियां काफी सुंदर होती हैं, काफी डार्क ग्रीन होती है। तो नंबर ऑफ ट्रीज आपको जरा ध्यान देना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रीज है। पीपल का ट्री, मेरे हिसाब से मेरे घर के आसपास 2 पीपल के पेड़ हैं। ओके, नीम के पेड़, नीम का पेड़ मेरे घर के बिल्कुल बाजू में है, उस गली के दूसरी तरफ है, ये मैं लिख देता हूं 3 है। मैंगो के ट्रीज 3 है, अशोका ट्रीज 4 है। ओके, तो ये हो गया मैंने जो सर्वे किया। ये ऑब्वियसली अलग अलग होगा, आपको शायद यहां 5 मिले, ये 2 मिले, ये 1 मिले, अलग अलग हो गए। मैं अपने घर के गली के बाजू की बात कर रहा हूं, राइट। सो विच ट्री वाज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर? अशोका ट्री। विच ट्री वाज फाउंड इन द स्मॉलेस्ट नंबर? पीपल ट्री। वर देयर एनी 2 ट्रीज फाउंड इन द सेम नंबर? जी हां, नीम और मैंगो दोनों ही 3-3 पेड़ थे। तो ये एक तरह का सर्वे है जिससे कि हमको जानकारी मिल जाती है कि ओके, पेड़ ये वाले 4 हैं इस पर्टिकुलर रोड पर,
और इतनी संख्या है हर पेड़ की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी हो जाती है किसी भी व्यक्ति के लिए जो कि पेड़ों के मामले में और इस इलाके में कुछ ना कुछ बोटैनिकल काम करना चाहता हो। समझ में आ गई बात? चलो आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और खत्म होने के बाद ये वीडियो शेयर भी कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ और दूसरे स्कूल में, कोई केंद्रीय विद्यालय में या नवोदया में या कहीं पर भी पढ़ता हो, शेयर कीजिए ताकि अगर आप एक चीज शेयर करेंगे वो कल को आप कहेगा कि हाँ उसने मेरी मदद की थी, मेरे को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया, मैं भी उसकी मदद करता हूं कुछ और शेयर करके। तो ये आदान प्रदान से सबका भला होगा। वो एक कोट है, शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, नाउ लेट्स टेक a blank piece of paper and paste any news item from the newspaper. ओके, नाउ इसमें क्या करना है, एक न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल का एक हेडलाइन की तरह लेना है। ओके, तो उसमें आपसे ये कहा गया है कि CEIRX। ओके, ये अल्फाबेट्स कितनी बारी आते हैं और आप एक और अल्फाबेट ले लीजिए, मैंने ले लिया अल्फाबेट H। ओके, तो उसके हिसाब से आप उस आर्टिकल के हेडलाइन को देखिए और ये बताइए कि कितनी बारी कौन सा लेटर। तो मैंने कौन सा लिया, यहां पे मेरे को न्यूज़पेपर तो नहीं मिला बिकॉज मैं पूरा डिजिटल पढ़ता हूं। ये सिविल सोसाइटी करके एक मैगजीन है, मैं यहां पे लिखता भी था, इनके पब्लिशर एडिटर मेरे पुराने दोस्त हैं। तो बाउलीज टंबल आउट ऑफ हैदराबाद पास, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं, बाउलीज होते हैं ये, इस तरह के स्टेपवेल्स होते हैं और हैदराबाद में काफी सारे बाउलीज अभी आजकल मिल रहे हैं जो कि जिनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है और उनको ठीक से रेनोवेट करके उनको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें अगर इस हेडलाइन को देखूं तो मुझे पता चलता है कि मैंने उसको उसमें देखा कि CEIRX कितने हैं। ओके, तो मुझे लगा कि C इसमें कितने हैं, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। C इसमें एक भी नहीं है, 0, तो यहां पर मैंने सोचा है H बोलो। ओके, H 1 है, E 2 है, I 1 है, R 1 है, X 0 है। ओके, तो द लेटर फाउंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज E। ओके, ये मेरे आपने दूसरा हेडलाइन चुना होगा तो आपको ऑब्वियसली ये नंबर अलग मिलेंगे, राइट? तो इसमें आपका और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है, ये एक उदाहरण के तौर पर मैं दे रहा हूं। द लेटर फाउंड द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इज C and X। List the 5 letters CEIX in ascending order of frequency। Now, ascending order of frequency कौन सा होगा? C, X, I, R, E और H और E। ओके, ये तीनों ही 1 पर हैं, ये दोनों 0 पर हैं और ये 2 पर है। ओके, इज द ऑर्डर सेम? ऑब्वियसली ऑर्डर सेम नहीं होगा बिकॉज अलग अलग लोगों ने चुना होगा। ऑलमोस्ट एवरीवन इज लाइकली टू गेट ऑर्डर XCRIE, ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए कहा गया है बिकॉज X सबसे ज्यादा, इट्स नॉट अ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए X की संख्या कम बताई जा रही है। लेकिन इट डिपेंड्स फ्रॉम हेडलाइन टू हेडलाइन कि कौन सा किस तरह का आपने न्यूज़पेपर आइटम चुना है और उससे क्या मिला है, तो इसमें कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं है। ओके, सो व्हाट राइट द प्रोसेस, तो हमने क्या प्रोसेस फॉलो किया उसके बारे में बताया और अपने दोस्तों से ये कीजिए। ये आपके टीचर के लिए नोट है कि इस तरह का अभ्यास और कीजिए क्लासरूम में। अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों से भी इस तरह का एक एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइजेस हैं ये, काफी अपनी जब आप इवनिंग वॉक में जाएंगे, ओके, अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ, आप एक काम कीजिए, आप एक सर्वे कीजिए कि मेरी इस गली में, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मेरी इस गली में कितनी गाड़ियां हैं, ओके, कितने कलर की गाड़ियां हैं, कि कुछ के कलर व्हाइट है, कुछ का रेड है, कुछ का, गाड़ियां, कार की बात कर रहा हूं, स्कूटर की बात नहीं कर रहा हूं, कार है। उसके बाद आप एक दूसरा ही कर सकते हैं कि हर गाड़ी का मेन कंपनी कौन सा है, Hyundai है, मारुति है, टाटा का डिस्ट्रिक्ट है, तो आप अलग अलग तरीके से आप उसको मेक के हिसाब से भी आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सर्वे करने के अलग अलग तरीके हैं, सेम तरीके आप टू व्हीलर के साथ कर सकते हैं, सही बात। तो आप इस तरह से एक सर्वे करने की आदत डाल लीजिए ताकि आपका दिमाग इस चैप्टर के हिसाब से पूरी तरह से ट्यूनिंग हो जाए। या आपके घर के आसपास कर सकते हैं, सेम थिंग ट्रीज का एग्जांपल आप दे सकते हैं। आपके बिल्डिंग में कौन सा व्यक्ति कौन सा न्यूज़पेपर खरीदता है उसके बारे में सर्वे कर सकते हैं।
कुछ लोग एक्सप्रेस खरीदेंगे, कुछ लोग टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ लोग हिंदू, कुछ लोग हिंदी न्यूज़पेपर, कुछ भी। तो आप वो करते हैं, उसके ऊपर एक सर्वे कर सकते हैं। आपके घर में आपके बिल्डिंग में कौन कौन से लोग कौन कौन से ब्रांड का दूध खरीदते हैं, उसके ऊपर सर्वे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ना कि आई मीन द ऑप्शंस आर लिमिटलेस। आप हर चीज पर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से अभ्यास करेंगे तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बोलेंगे कि ये चैप्टर सबसे आसान और मजे वाला चैप्टर है। ओके, नाउ लेट्स गो टू पिक्टोग्राफ्स 4.2, जिसको अभी पहले हमने पढ़ा टैली मार्क, अभी हम पढ़ेंगे पिक्टोग्राफ्स के बारे में। नाउ पिक्टोग्राफ्स में होता क्या है कि हम सिर्फ एक डंडा नहीं लगाते हैं जैसे टैली मार्क में लगाया, हम एक डिस्क्रिप्शन की तरह से बताएं। तो स्टूडेंट्स का कहा गया है, हम ये मानते हैं कि स्टूडेंट्स हमेशा खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, तो इसलिए इस तरह का एक फिगर लगाया है। तो आपसे ये पूछा गया है कि स्कूल आते वक्त कैसे बच्चे स्कूल आते हैं। प्राइवेट कार से, आपके फादर या मदर आपको प्राइवेट कार में ड्रॉप करते हैं। ऐसे 4 बच्चे हैं, एक फिगर का मतलब है डिनोट्स 1 स्टूडेंट। तो 4 ऐसे बच्चे हैं जो कि प्राइवेट गाड़ी से आते हैं। ओके, ये मेरी क्लास की बात हो रही है, ऑब्वियसली स्कूल की बात नहीं हो रही है। पब्लिक बस से 5 बच्चे आते हैं। स्कूल बस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बच्चे हैं जो कि स्कूल बस से आते हैं। ओके, साइकिल से 3 बच्चे आते हैं। मैं पब्लिक बस से जाता था, स्कूल बस 6ठी क्लास तक मैं स्कूल बस में गया। 7th क्लास से आई स्टार्टेड गोइंग बाय पब्लिक बस एंड 8th 9th वगैरह में मैं साइकिल से जाता था। ओके, एंड देन वॉकिंग से 1 2 3 4 5 6 7। तो साइकिल से जब आता था तो मेरी छोटी बहन वो अपना स्कूल का बस्ता भी मेरे इसमें दे देती थी, ताकि मेरे को स्कूल के बस्ते में पीछे कैरियर पे वो स्कूल के बस्ते लगा के आई विल कम बैक होम। ओके, सो दिस इज द analysis. So this picture helps you understand at a glance the different modes of travel. Modes of travel मतलब किस तरह से स्कूल के बच्चे उस क्लास में आते हैं। So which mode of travel is used the most? The school bus. Which mode of travel is used the least? The bicycle. So a pictograph represents data through pictures of objects. So इससे ज्यादा जानकारी मिलने में it makes the data मोर प्रेजेंटेबल। आपको देख के थोड़ा अच्छा लगेगा, डंडे के बजाय एक फोटोग्राफ की तरह कुछ बना हुआ है तो देखने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, सो ए सिंबल इज यूज्ड। सिमिलरली नंद किशोर collected responses from the children of his middle school in Verasaya regarding how often they slept at least 9 hours during the night. He prepared a pictograph from the data. तो इसमें अब यहां पर ध्यान दीजिए कि जितने भी बच्चे हैं, एक ट्रायंगल का मतलब है 10 बच्चे। एक ट्रायंगल, बिकॉज ऑब्वियसली उनके सैंपल साइज कि जितने बच्चों से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया वो काफी अधिक है। तो अगर वो बोलते हैं कि हमेशा 9 घंटे सोते हैं 40 बच्चे, 50 बच्चे, तो 50 यहां पर ट्रायंगल या कुछ बनाने में या वो फिगर बनाने में इतना ज्यादा लिखना पड़ेगा। और आपको काउंट करने में, अभी आपने देखा ना, मेरे को स्कूल बस को काउंट करने में 2 बार ही लगे, बिकॉज कंफ्यूजन हो जाता है, गलती ना हो, तो आपको ज्यादा लगेगा। तो इसमें क्या करेंगे, जब संख्या ज्यादा होगी तब आप एक यूनिट को कितने बच्चे हैं उसके हिसाब से आप देख लेंगे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना यूनिट को डिस्क्राइब करती है उस बात को आप देख लेंगे। तो यहां पर कहा गया है कि एक ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स 10 चिल्ड्रन। तो चूंकि 50 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि वो हमेशा 9 घंटे सोते हैं, तो उन्होंने सिर्फ 5 ट्रायंगल बनाए हैं। और मैं यहां पर देखता हूं 1 triangle equals 10 children, इसका मतलब दिस इज टॉकिंग अबाउट 50 चिल्ड्रन। समटाइम्स 9 hours इस, यहां पर आप देखेंगे कि 2.5 ये आधा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, 90 डिग्रीज पर है, इसका मतलब है आधे। तो इसका मतलब हो गया 10 + 10 20, और ये हो गया आधा मतलब कि 5। तो इसका मतलब ये 25 बच्चे हैं, 25 स्टूडेंट्स who are sometimes sleeping at least 9 hours during the night. And there are 40 students who say we never sleep full 9 hours in the night. Those are 40 students. So 50 + 25 + 40 is the total sample size. क्या यहां पर 40 बच्चों की लिखने में ज्यादा मुश्किल नहीं होता और उसको फिर आपको काउंट करने में ज्यादा मुश्किल होती? आप मानते हैं कि ये ज्यादा आसान है? That is the trick which you have to adopt जब आपका सैंपल साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा। Now what is the highest number of children? ये आपको मैंने बता दिया, ये वाला 50
ये समटाइम्स वाले 25, ये हो गए 40, what I have already given. Now in the table there are 5 pictures for always, each picture this thing, so 5 pictures indicate 5 into 10, वो सब बता दिया मैंने. तो इसमें आपको जाके this I have explained to you already, okay, ये सब बोलने की जरूरत नहीं. Now दूसरा, drawing a pictograph. Now लखनपाल ने डेटा कलेक्ट किया कि how many students were absent in each class, कि हर क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट थे, ओके, जो कि स्कूल नहीं आए, ओके, जो कि स्कूल नहीं आए. लखनपाल ने यह कहा कि पहली क्लास में, पहली कक्षा में 3 बच्चे नहीं आए, दूसरी में 5, तीसरी में 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, फिफ्थ क्लास का अटेंडेंस फुल था, यहां पर कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं था. ओके, तो उन्होंने फिर उसको इस तरह से बना दिया. अभी एब्सेंट होगा तो खुश क्यों होंगे मुझे समझ में नहीं आता, बट एनीवे ही हैज डिनोटेड लाइक दैट कि एक बच्चा, वन फिगर इज इक्वल्स टू वन स्टूडेंट. ओके, तो यहां पर आप देखेंगे 8th क्लास में 1 2 3 4 5 6 7, 5th क्लास में कुछ नहीं बनाया क्योंकि वहां पर 0 था. 6th क्लास, आपके क्लास में एक बच्चा एब्सेंट था, बताओ कौन एब्सेंट था? तो इस तरह से, तो यहां पर आप क्लास का डालेंगे, यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट डालेंगे. उनके दोस्त ने कहा कि जरीना और संगीता कलेक्टेड डेटा ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन ईच क्लास. तो यहां पर देखा कि यहां पर 30, ये 5th क्लास में 30 थे जहां पर कोई भी एब्सेंट नहीं था. 6th क्लास का मतलब है कि 25 का मतलब एक बच्चा एब्सेंट था, तो यानी कि स्टूडेंट स्ट्रेंथ उस क्लास की है 26 बच्चे. तो इस तरह से आप डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड आउट मोर इंफॉर्मेशन. ओके, तो if they want to show their data through a pictograph where they also use one symbol for each class student as Lakhanpal did, what they would do, तो यहां पर चूंकि अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि प्रेजेंट है वो ज्यादा है, तो यहां पर वही चीज करता है जैसे पहले वाले पिक्टोग्राफ में की थी, वो सोने वाली. यहां पर एक फिगर का डिनोट करता है 5 स्टूडेंट. सो she decided to use one smiley emoji to represent 5 students. Okay, she figured out that would save time and space और टाइम दोनों की बचत होगी. तो यहां पर 8th क्लास में कितने बच्चे हैं? 5 into 4 20 बच्चे. यहां पर हमको मिला था कितना? 20 स्टूडेंट्स 8th क्लास में. 7th क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो यहां पर 5 थे. इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि आपको पूरा वो बॉक्स देखना है कि वो कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कि सभी फिगर्स को एक तरह से डिवाइड करेगा. तो यहां पर 25, 30, 35, 15 ये सभी 5 से डिवाइड होते हैं, इसलिए एक का वैल्यू रखा 5 स्टूडेंट, ताकि वो आसान हो जाता है. सारे के सारे प्रॉपर फिगर्स हैं ताकि हमको पता चल जाए कि कितने हैं. जैसे 5th क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो यहां पर 6 बनाए हैं. 6 into 5 30. Is this clear till here? Great. I'm explaining in great detail ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो. इसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है. संगीता decided to use one emoji, smiley emoji, to represent 10 students. Since she used 10, since she had a problem in showing 25 students, okay, and 35 students in the pictograph, then she realized she could use half the emoji. तो इसमें क्या किया, जो संगीता थी, एक लड़की ने तो 5 का इस्तेमाल किया, दूसरी लड़की ने बोली मैं तो इतना भी नहीं बनाना चाहती, मैं तो 10 का बनाऊंगी. दैट इज 1 emoji equals 10 students. ओके, अब उस केस में क्या करती, तो उसने 8वीं क्लास के तो 20 बच्चे बना दिए, 7th क्लास के लिए भी 20 बचाने वाले, लेकिन 6th क्लास, आपकी क्लास में 25 बच्चे प्रेजेंट थे और एक एब्सेंट था, तो 25 बच्चों को बनाने के लिए उसने 2 तो बना दिए 10-10. आधे बनाने के लिए तो उसने क्या किया, उस इमोजी को आधे में डिवाइड कर दिया ताकि ये डिनोट करे 10 + 10 + 5 25, जस्ट लाइक इन दैट अदर फिगर जो कि ट्रायंगल वाला था, सेम हिसाब. तो इस हिसाब से उसने ऐसा भी कर दिया. तो आप वो वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है. ओके, आगे चलते हैं. Now, what could be the problems faced in preparing such a pictograph if the total number of students present in the class is 33 or 27? उसमें दिक्कत ये आती कि अगर आप 33 बनाते हैं तो आपने बना लिए 3 बना दिए 10 के. अभी तीसरे के लिए आपको 5 वाले काफी नहीं होगा, आपको 5 से भी कम करके शक्ल और कम बनानी पड़ेगी. उसमें दिक्कत ये आती है कि कंफ्यूजन हो सकती है. डिड ही वांट टू इंडिकेट 2, 3 और 4, अगर आपका फिगर एग्जैक्टली करेक्ट नहीं होगा तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है.
इस तरह के एक डिनोशन में। ओके, तो उसका एक तरीका है, राइट। कई सारे आपने देखोगे केले या एप्पल, सो उस तरह के इसमें लाइक दे से ओके 5 एप्पल्स रिप्रेजेंट्स 10। तो अगर 3 है तो उसके हिसाब से आप कम करते रहेंगे, लेकिन करेक्टली डिविजिबल देखना पड़ेगा। और कह सकते हैं 3 एप्पल्स रिप्रेजेंट्स 10। तो अगर आपको 3 बनानास करना हो, 3 डिनोट करना हो, तो उसमें से 2 को निकाल देंगे, 1 बना रखेंगे, बिकॉज दैट विल देन डिनोट 3। तो डिपेंड्स ऑन कि किस तरह से डिवाइड करते हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूं, अगर आप बोलेंगे कि 3 बनानास रिप्रेजेंट्स द फिगर ऑफ 9, तो अगर आपको 3 रिप्रेजेंट करना है तो उसके नेक्स्ट फिगर में आप सिर्फ एक केला दिखाएंगे, बिकॉज दैट विल नाउ रिप्रेजेंट्स 3। तो उस हिसाब से करेक्टली डिविजिबल नंबर्स के हिसाब से देखना है। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है कि पिक्टोग्राफ्स आर ए नाइस विजुअल, कि देखने में अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। टैली मार्क्स में डंडे डंडे ज्यादा देखने में इतना सुंदर नहीं लगते हैं, इसमें आप इमोजी वगैरह बनाएंगे तो देखने में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, suggestive way to represent data, they represent data through pictures of objects. Pictographs can help answer questions and make inferences about data, कि डेटा को इंटरप्रेट करने में आसानी होगी, कलर्स यूज करेंगे, इमोजीज यूज करेंगे वगैरह वगैरह, राइट। जैसे आप इमोजी करते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग हा हा, आप एक स्माइली भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, तो देखने में भी ज्यादा अपीलिंग लगता है, राइट। तो बाय रीडिंग ए पिक्टोग्राफ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसीज वगैरह, कि कितनी बारी कोई चीज को खेला जाता है, कौन ज्यादा खेलना चाहता है। हाँ, ये इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। स्केल और की, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, एक इमोजी इक्वल्स 1 स्टूडेंट, या एक इमोजी 5 स्टूडेंट्स, या एक इमोजी 10 स्टूडेंट्स इज एडेड टू शो, तो उसको बोलते हैं की या स्केल। ये हो गया हमारा स्केल या की, जिससे कि हमको इंडिकेशन, हम दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं, दूसरे बंदे को बता रहे हैं कि देख लो कि एक इमोजी का मतलब है 5 स्टूडेंट, तो उसके हिसाब से तुम कैलकुलेट करो। अगर तुम ऊपर को नहीं देखोगे और तुम बोलोगे कि सिर्फ एक स्टूडेंट का मतलब एक ही मैंने सोचा, तो आपका कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको हमेशा ऊपर साइड पर यह देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर पिक्टोग्राफ का स्केल या की क्या है। ओके, इस बात को ध्यान रखिए। टैली मार्क्स में वो गड़बड़ नहीं होती है, टैली मार्क्स में हम स्केल और की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन पिक्टोग्राफ्स में उसकी बात करते हैं। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आप इस चीज को नहीं देखेंगे तब आप गलती करेंगे और आपका कैलकुलेशन हो जाएगा गड़बड़। ओके, it can be more challenging to prepare a pictograph when the amount of data is large and when the frequencies are not exact multiples of the thing. तो जो ना अभी जैसे वो 33 और 27 का था, तो जहां पर वो ठीक नहीं है तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको 33 का करना है तो आप क्या कर सकते हैं? आप कह सकते हैं मेरा एक इमोजी है 11 स्टूडेंट्स का, और आप 3 बना सकते हैं, बिकॉज देन इट विल बी 11 इंटू 3 33। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन से नंबर से करेक्टली डिवाइड हो रहा है। या अगर आपको दिया गया 33 और 27 करना है, तो आप क्या सोचेंगे? हाँ, ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, राइट। तो आप बनाएंगे 11 33 के लिए, 11 इंटू 3 33, और 27 के लिए आप 9 इमोजी बनाएंगे, 9 इंटू 3 27। तो आपको देखना है कि ये सारे नंबर कौन से ऐसे नंबर से डिवाइड होंगे जिससे कि मैं उस तरह का स्केल या की बनाऊं। ओके, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो बाय द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय दिस थिंग। अभी यहां देखते हैं, अब ये देखो, तो यहां पर बुक्स का बनाया हुआ है। ओके, क्योंकि हम बुक्स की बात कर रहे हैं, सो पिक्टोग्राफ में बुक्स का ही बनाया है। मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप पेंसिल का इस्तेमाल, और पेंसिल भी डार्क ग्रे पेंसिल का इस्तेमाल करके बनाएं। पेन से करेंगे तो कभी कभी गड़बड़ हो जाएगी, फिर काटना फूटना पड़ेगा, आपका पूरा पिक्टोग्राफ गड़बड़ हो जाएगा, आपकी टीचर बोलेगी कितना गंदा पिक्टोग्राफ बनाया है। ठीक है, तो मंडे वाले दिन देखेंगे कि 5 बुक्स बोरो की गई हैं, ट्यूसडे को 4, वेडनेसडे को 2, थर्सडे को कोई नहीं, फ्राइडे को 4 1 2 3 4 5, और सैटरडे को सबसे ज्यादा, बिकॉज संडे को छुट्टी होगी तो उन्होंने ज्यादा बुक्स बोरो की हैं, ताकि संडे को बैठ के घर पर वो उन किताबों को पढ़ सके। तो ये हो गया एक बुक का स्केल है। तो यहां राइट हैंड साइड टॉप राइट पर आपको देखना बिल्कुल जरूरी है। ओके, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड? थर्सडे, अंडा 0, बिकॉज मिडिल ऑफ द वीक है, तो शायद फ्राइडे को एग्जाम हो रहा होगा तो नहीं किया। ओके,
व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ड्यूरिंग द वीक? तो आपको ये पूरा 1 2 3 4 5 ये 5 दिन का आपको टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल बुक्स बोरोड मेरे ख्याल से 24 बुक है, मैंने यहां लिखा है, आप देख लो कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 plus 5 13 13 plus 2 15 15 plus 4 19 19 plus 5 24। जी हाँ, बिल्कुल सही। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड? सैटरडे, बता दिया। व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन? जैसे मैंने कहा संडे को छुट्टी होती है इसलिए बुक्स ज्यादा बोरो हुई होंगी। मगन भाई sells kites at Jamnagar. 6 shopkeepers from nearby villages come to purchase kites from him. The number of kites he sold to these 6 shopkeepers are given below. ये देखिए आप, ये पर्टिकुलर डेटा जो दिया गया है उसको जरा ध्यान से देखिए कि उन्होंने चमन भाई को बेची 200 250 काइट्स 250, रानी को बेची 300, रुखसाना को बेची 100, जसमीत को बेची 450, जेठालाल को 250 और पूनम बेन को 700। तो इतने मगन भाई ने इन 6 लोगों को इतनी सारी पतंगे बेची। ओके, प्रश्न क्या है इस पर देख लेते हैं। नाउ प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ यूजिंग द सिंबल ऑफ काइट टू रिप्रेजेंट 100 काइट्स। तो एक सिंबल विल रिप्रेजेंट 100 काइट्स। ये हो गया आपका स्केल या की। उस हिसाब से आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यू विल हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, कि हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट्स द काइट्स दैट रानी परचेस्ड। मैं क्वेश्चन इधर से देख लेता हूं बुक में से, कहां गया? हाँ, हाउ मेनी सिंबल्स, मैं उसको यहां पे लगा लेता हूं। ओके, हाउ मेनी सिंबल्स, एक्चुअली पिक्टोग्राफ बनाना है, उसके बाद करना है। पिक्टोग्राफ कैसे बनाएंगे? एक्चुअली पिक्टोग्राफ बना के करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो पिक्टोग्राफ बनाने के लिए यू विल मेक लाइक दिस। ओके, तो यहां पर होगा एक एक के नाम। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो उसमें होगा कौन कौन से हैं? चमन, मैं सिर्फ पहला अल्फाबेट लिख रहा हूं। चमन, ये हो गए रानी, ये हो गई रुखसाना, रुखसाना को RU लिख देता हूं मैं, इसको RA लिख देता हूं। जसमीत हो गया J, ये हो गया जेठालाल और ये हो गई पूनम। ओके, तो इसमें कितने हैं? तो एक काइट से आपको बताना है। तो पहले हुआ चमन 250, तो एक काइट का सिंबल है 100 काइट। सो चमन के लिए आप 1 2 और 3 यहां तक करेंगे, बिकॉज ये 100 है, 200 250। सही बात। दूसरा कितना है? रानी का 300, तो आप 1 2 3, ये हो गए आपके 300। रुखसाना का कितना है? 100, सो यू विल मेक ओनली 1, राइट। जसमीत का कितना है? 450, सो 1 2 3 4 और ये वैसे ही 5, आधा 450। जेठालाल का कितना है? आप बनाइए। जेठालाल का हो जाएगा, ये तीनों हो जाएंगे जेठालाल के 250 वाले। समझ में आ गया? 100 150। और पूनम बेन का कितना है? 700, तो उसमें यू विल मेक 7 ऑफ दिस। इस तरह के 7 काइट्स आप बनाएंगे ताकि आपको पूरा, ये हो गया आपका पिक्टोग्राफ। तो आपको प्रश्न क्या पूछा गया है? हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द काइट्स? हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ काइट्स एट रानी बॉट? रानी का कितना है? ये। सो ये हो गया आपका आंसर, हो जाएगा 3, राइट। 3 सिंबल्स represent the kites that Rani purchased. Okay. Who purchased the maximum number of kites? Poonam Ben, 700 kites. Who purchased more kites? Jasmeet और चमन। So जसमीत का हमने कितना देखा? ये हो गया 450, चमन का है 250, तो जसमीत ने ज्यादा पतंगे खरीदी। रुखसाना says Poonam Ben purchased more than double the number of kites that Rani purchased. So क्या पूछा गया है? Is she correct? रानी ने कितने खरीदे? रानी ने खरीदे 3 का 300 का डबल कितना हुआ? 600। और कह रही हैं कि पूनम ने उससे ज्यादा खरीदे। जी हां, तो पूनम ने खरीदे हैं 700 एंड 700 इज मोर देन
600, उनसे कहा गया परचेस मोर देन डबल, कि 300 के डबल भी कर देंगे तब भी जितनी पतंगे पूनम बेन ने खरीदी हैं उससे कम पड़ेगी रानी की पतंगे। जी हां, शी इज करेक्ट। ओके, तो ये तो हो गया 4.2 पिक्टोग्राफ्स तक का हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं बार ग्राफ्स का भी जल्दी कर लेते हैं इसी वीडियो में, ताकि 2 वीडियो में ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। ओके, अगला 4.4 और 4.5 एक वीडियो में कर देंगे। चलो चलते हैं। नाउ इसके आगे हम देखेंगे कि इस तरह के हमने आपको इलेक्शन टाइम पे या बजट वाले टाइम पे आपने टीवी पे देखे होंगे कि इस तरह के बार ग्राफ बनाए जाते हैं जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड डेटा को, कॉम्प्लेक्स डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है बार ग्राफ। ओके, कि बार के फॉर्म में आपको ये बताया जाता है। अभी इसमें कैसा है, द नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि ऐसे स्पीशीज एनिमल्स के जो कि जिनकी संख्या काफी कम हो रही है और ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से वैनिश हो जाएंगे, हमको मिलेंगे ही नहीं, राइट। सो मैमल्स में कितने हैं वो ब्लू कलर से दिखा रहा है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने के लिए आपको काफी दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स डेटा है, राइट। तो उससे क्या होगा, तो ये काफी मुश्किल होता है इसको देखना, इसको काफी वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट या वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स वगैरह देखेंगे। ओके, 2007 में संख्या थी 7851, उसमें से देखें तो मैमल्स की इतनी है, लेकिन ये जो वायलेट बार है जो कि बर्ड्स का है वो काफी बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा संख्या है येलो जो कि है एम्फीबियंस की, उसकी संख्या सबसे बड़ी है थ्रू आउट, राइट। लेकिन जब 2022 तक हमने देखा ये लाइट ब्लू यानी कि फिश, नंबर ऑफ फिश ज्यादा से ज्यादा एंडेंजर हो रहे हैं। तो हमको मोटा मोटे तौर पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इस तरह के बार ग्राफ को देखने से मिलता है, राइट। नाउ लेट अस टेक द डेटा कलेक्टेड बाय लखनपाल अर्लियर, जो लखनपाल ने डेटा कलेक्ट किया था रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट ऑन वन डे इन ईच क्लास, कि ये थे वो डेटा था जो हमने पहले देखा। ओके, अभी क्या करना है बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ही प्रेजेंटेड द सेम डेटा यूजिंग ए बार ग्राफ, कि उन्होंने एक यूनिट लेंथ एक स्टूडेंट को बताया और ये कहा कि इससे बताता हूं। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्लास नंबर डिनोट किया और इस तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिनोट किया। तो यहां पर जो बार ग्राफ 3 तक जाता है, इसका मतलब 3 बच्चे एब्सेंट थे क्लास, एक क्लास में, फर्स्ट क्लास में। सेकेंड क्लास में 5 बच्चे एब्सेंट थे, थर्ड क्लास में 4 बच्चे एब्सेंट थे, फोर्थ में 2, फिफ्थ में 0, सिक्स्थ में 1, सेवेंथ में 5 और एट्थ में 7 बच्चे एब्सेंट थे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस बार ग्राफ ही रिप्रेजेंटेड इट। और इसमें देखना पड़ेगा एक यूनिट लेंथ, ये जो एक यूनिट लेंथ है ये रिप्रेजेंट करता है एक यूनिट लेंथ। क्या होता है, इसके और इसके बीच में इसको बोलते हैं 1 यूनिट। 8 और 7 के बीच में जो गैप है उसको बोलेंगे 1 यूनिट। तो दैट यूनिट इज इंपॉर्टेंट। जिस तरह से की और स्केल पिक्टोग्राफ्स में इंपॉर्टेंट है, बार ग्राफ्स में उसको बोलते हैं यूनिट। तो ये हो गया यूनिट लेंथ जो कि एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि जहां पर संख्या ज्यादा हो, एक यूनिट रिप्रेजेंट करे 10 को, 20 को, 50 को या 100 को, वो हम आगे देखेंगे। ओके, नाउ प्लीज पॉइंट आउट द इक्वली स्पेस। सो हर यूनिट लेंथ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ यूनिट लेंथ आप इतना बनाएं कुछ को इतना बनाएं, ऐसा नहीं। हर यूनिट लेंथ अगर इक्वल है तो उसका स्पेसिंग बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो अगर आपके नोटबुक में लाइंस होती हैं तो उस लाइन के हिसाब से ही बनाइए। आपको जैसे अगर ये नोटबुक है आपकी, तो ये जो एक एक लाइन है ना, तो उसको आप एक एक यूनिट लेंथ की तरह बनाइए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप उसमें गलती ना करें। ओके, नाउ answer the following questions using the bar graph. In class 2 dash number of students were absent on that day. तो कितने थे, 2 में कितने थे, 5 स्टूडेंट्स were absent थे। In which class were the maximum number of students? ये वो लास्ट क्लास 8th क्लास में। Which class had the full attendance? 8th क्लास ना, नहीं हाँ 8th क्लास में 7 स्टूडेंट्स। या which class had the full attendance that day? वो 5th क्लास। Now when making bar graphs, bars of uniform width can be drawn horizontally or vertically. Now आप वर्टिकल भी बना सकते हैं जैसे लखनपाल ने बनाया, आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, मालूम है ना, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं, राइट। नाउ लेट अस लुक एट अनदर एग्जांपल ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक, यानी कि जो ट्रैफिक है एट ए बिजी रोड क्रॉसिंग इन दिल्ली व्हिच वाज स्टडीड बाय द ट्रैफिक पुलिस ऑन अ पर्टिकुलर डे, कि एक ट्यूसडे को या एक वेडनेसडे को या एक फ्राइडे को
उन्होंने उस बात को कैलकुलेट किया। ओके, द नंबर ऑफ व्हीकल्स की यहाँ ये काफी होता भी है। ओके, ये देखने के लिए कि इस पर्टिकुलर जंक्शन में से कितनी गाड़ियां गुजरती हैं, क्या इस जंक्शन को फ्लाईओवर की जरूरत है कि ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा हो जाता है, इस तरह की रोड स्टडीज की जाती हैं ये पता लगाने के लिए कि किस तरह की व्हीकल्स जाती हैं, क्या यहां पर ज्यादा ट्रक्स जाती हैं, ज्यादा टू व्हीलर जाते हैं, ज्यादा फोर व्हीलर जाते हैं, ज्यादा ऑटो रिक्शा जाती हैं, किस समय पर ज्यादा ट्रैफिक होता है। अगर उस समय पर ज्यादा ट्रैफिक हो तो कहेंगे ओके 4 ट्रैफिक पुलिसमैन को और डिप्लॉय कर दो ताकि जल्दी से जल्दी उसको क्लियर किया जाए। या अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो बोलेंगे कि हाँ यहां पर एक फ्लाईओवर को कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है ताकि ट्रैफिक का मूवमेंट, तो इस तरह का डेटा इस तरह से इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के डेटा का आप उसको नजरअंदाज मत कीजिए, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, इस तरह का डेटा को कलेक्ट करना बहुत ही आवश्यक है। तो कहा जाता है कि 6 से 12 बजे तक, तो यहां पर क्या किया, नंबर ऑफ व्हीकल्स को यहां पर डाला है और ये हो गया टाइम। ओके, ये टाइम इंटरवल और ये नंबर ऑफ व्हीकल्स। सो आप देखें, और इसको हमने हॉरिजॉन्टल बनाया है। तो ये कहा गया है कि 6 से 7 बजे तक ये हो गए आधे के बीच में, यानी कि 150 व्हीकल 150 व्हीकल्स पास थ्रू दैट पर्टिकुलर ट्रैफिक जंक्शन बिटवीन 6 AM एंड 7 AM। लेकिन 7 और 8 बजे के बीच में आप देखेंगे कि बार बहुत लंबा हो गया, सबसे लंबा हो गया है 1200 व्हीकल्स, यानी कि 150 जो 6 से 7 बजे तक का था, 7 बजते ही 8 बजे तक, बिकॉज ऑफिस आर रश हो गया, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी जाना पड़ता होगा, स्कूल बसेस वगैरह होंगी, उस समय पर 7 और 8 बजे के बीच में उस जंक्शन से 1200 व्हीकल्स 1200 व्हीकल्स। सो द मोमेंट यू सी दिस ग्राफ यू नो दैट दिस इज द रश आवर ट्रैफिक। इस समय पर मुझे ज्यादा ट्रैफिक पुलिसमैन को वहां पर डिप्लॉय करने की जरूरत है ताकि वहां पर ट्रैफिक जैम ना हो। 8 से 9 बजे तक थोड़ा सा कम है, 1000 व्हीकल्स, बिकॉज ऑफिस आर रश, लोग अपने दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं। 9 to 10 इट हैज कम डाउन टू 800 है ना, हाँ 800 के अराउंड है, 800 से थोड़ा ज्यादा है बट 800 है। तो इस तरह से आप बार ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि कितना है। सो वी कैन सी द मैक्सिमम ट्रैफिक इज शोन द लॉन्गेस्ट बार 7 to 8, ये मैंने बताया। ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली अबाउट 150 व्हीकल्स जो 6 से 7 बजे तक था। सो द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स वो आप देख सकते हैं 1800 व्हीकल्स हैं, वो आप पूरा टोटल कर सकते हैं। सो हाउ मेनी टोटल कार्स पास बिटवीन 6 एंड नून, तो 6 से नून के बीच में कितनी व्हीकल्स गई, 4450 आई थिंक इज द आंसर टू दिस। ओके, मैंने कैलकुलेट किया, आप भी एक बार फिर से कैलकुलेट कीजिए, कहीं मेरे से गलती ना हो गई हो। Why do you think so little traffic occurred during 6 to 7? Because बहुत अर्ली आवर है, उस समय पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। 7 बजे से नून तक यू हैव द स्कूल का ट्रैफिक, दफ्तर जाने का ट्रैफिक एक्सेट्रा, जिसकी वजह से ट्रैफिक इंक्रीज होता रहता है। दोपहर तक सभी लोग स्कूल में, बस दफ्तरों में पहुंच जाते हैं, तो 11 से 12 बजे के बीच में वगैरह यू विल नॉट फाइंड टू मच ऑफ ट्रैफिक। 11 से 12 बजे के बीच में यू विल फाइंड ओनली 600 व्हीकल्स पास्ड थ्रू दैट जंक्शन। सो दैट इज द रीजनिंग दैट यू कैन गिव। नाउ ये हो गया तीसरा, पॉपुलेशन इन इंडिया का। ओके, ये पॉपुलेशन इन इंडिया आप साल देख सकते हैं, 1951 में इतनी आबादी थी, 2001 में इतनी आबादी है, और ये करोड़ में पॉपुलेशन दिखाई गई है। तो यहां पर एक यूनिट कितना है, 70 और 80 के बीच में 10 करोड़ का एक यूनिट है। 1 यूनिट, जैसे मैंने कहा था ना, एक यूनिट does not have to represent only one, it can represent a higher figure। तो यहां पर चूंकि आबादी की बात हो रही है तो you will say 80 और 90 के बीच में 10 करोड़, 1 यूनिट इक्वल्स 1 करोड़। ओके, तो यहां पर so the bar graph shows the numbers are expressed in crores. If you take 1 unit length to represent 1 person, drawing the bars will be very difficult, है ना? Therefore we chose a scale so that 1 unit represents 10 crore people। Okay, so the bar graph for this choice is shown in the figure. So a bar of length 5 units represents 50 crores and of 8 units represents 10 into 8, 80 crores। So on the base of this graph, what may be a few questions you may ask your friend। So आप क्या पूछ सकते हैं? Okay, आप क्या पूछ सकते हैं कि ये पूछ सकते हैं कि 1991 जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, जब मार्केट खुल गया, तब से आबादी कितनी बड़ी है। आप ये पूछ सकते हैं कि इंडिपेंडेंस की इमीडिएटली पहले वाले दशक में कितनी, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस जब पहली बारी सेंसस हुआ, पहली बारी आबादी को काउंट किया गया, तब कितना था इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो 1951 में कितना था, उसके बारे में आप बताएंगे। 1951 में आप कहेंगे कि 36 crores वाज द पॉपुलेशन। ओके, आप इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस यू कैन आस्क
हाउ मेनी वाज द थिंग इन 21st सेंचुरी, तो आप 2001 का पॉपुलेशन का फिगर पूछेंगे, विच वुड बी 102 करोड़ पीपल, राइट। तो आप ये पूछ सकते हैं कि इंडिया का 50 करोड़ का पॉपुलेशन कब क्रॉस हुआ, ओके, 100 करोड़ का पॉपुलेशन कब क्रॉस हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं in this particular depending on this bar graph. So with this we come to the end of this explanation video 4.1, 4.2, 4.3. I hope आपको समझ में आ गया है. I've explained it in great detail. 4.4 और 4.5 हम दूसरे एक्सप्लेनेशन वीडियो में करेंगे, जिससे कि हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. 4.4 थोड़ा सा लंबा भी है. ओके, तो मैं मिलता हूं आपको दूसरे इसमें. जैसे मैंने कहा, अपने आसपास की चीजों को सर्वे करना शुरू करो, उसको टैली मार्क या पिक्टोग्राफ या बार ग्राफ, इन तीनों में से किसी भी चीज में आप ड्रॉ करने की कोशिश करो, ताकि आपका एक्सरसाइज अभ्यास भी होता रहे, थोड़ा मजा भी आए. ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू.